स्वागत है आपका तक्षशिला एजुकेटर्स में। मैं एसपी शर्मा लाइव स्टूडियो से। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में कई कॉन्टिनेंट पर काम कर चुका हूं, जैसे एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उसी क्रम में आज मैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल फिजिकल मैपिंग कराने आया। स्टूडेंट्स, मैपिंग का उद्देश्य हमारा आपकी देखने की शक्ति के माध्यम से, विजुअलाइजेशन से प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अच्छे आप क्वेश्चन कर पाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास के क्रम में आज हम लोग शुरू करते हैं साउथ अमेरिका पॉलिटिकल एंड फिजिकल। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस क्रम में देखिए, ये सबसे कुछ मैं कंट्रीज के बारे में बात करूंगा जिनका पॉलिटिकल है, जिससे आपको आइडिया रहे कि कहां पर कौन सा कंट्री है। फिर उसी पर हम लोग फिजिकल बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे ऊपर एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, और वो है कोलंबिया। साउथ अमेरिका का सबसे ऊपर कंट्री है कोलंबिया। उसके बाद वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। स्टूडेंट्स, कभी कभी वेस्ट टू ईस्ट क्रम आ जाता है कंट्रीज का। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो आप इसे विजुअलाइज कर लीजिएगा। उसके बाद यहां इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, यूरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना। स्टूडेंट्स, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, यूरुग्वे। और ये सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ब्राजील का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, इसके इस साइड में अटलांटिक ओशियन है, और ये इधर प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। यहां पर अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका का सबसे दक्षिणी देश पनामा है, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे उत्तरी देश कोलंबिया है। अर्थात पनामा, कोलंबिया ये जंक्शन पॉइंट है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का। अर्थात यहां पर देखिएगा, एक पनामा में कैनाल है, पनामा कैनाल, जो कि जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक ओशियन से। और अटलांटिक ओशियन का यहां पर छोटा सा सागर है। अटलांटिक ओशियन बड़ा होता है, उसका छोटा सा सागर है, कभी कभी आ जाता है, यह है कैरेबियन सी। क्या है? कैरेबियन सी। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, यहां पर एक ये जो डॉट डॉट पॉइंट दिए गए हैं, ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। अर्थात साउथ अमेरिका के मुख्य बीच वाले पार्ट से 0 डिग्री पड़ता है। 0 डिग्री को आप जानते हैं कि 0 डिग्री पर टेम्परेचर हाई होता है, और अगर यहां पर कहीं पानी का सोर्स है तो जो पवने हैं, विंड्स हैं, वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं, और आर्द्रता ग्रहण करके वर्षा कराती हैं। अर्थात इक्वेटर पर अगर कहीं जल स्रोत है, समुद्र है, तो वहां पर वर्षा की उच्च मात्रा पाई जाती है, ज्यादा वाटर वॉल्यूम होता है। इसी के कारण यहां पर बहुत बड़ी वाटर कैचमेंट एरिया यहां का बहुत बड़ा है। मैं यहां लंबी नहीं कह रहा हूं, लंबी सबसे नदी है वो है नाइल रिवर, बट यहां पर
एक रिवर है वो है अमेज़न। अमेज़न रिवर है और अमेज़न बहुत बड़ा वाटर कैचमेंट एरिया का निर्माण करती है, जिसमें कुछ नदियां हैं स्टूडेंट्स। नदी कुछ इस तरह से, मैं नदियों पर और बात करूंगा, लेकिन यहां पर कैसे क्रम पूछता है। जैसे इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे नेग्रो, NEGRO, नेग्रो ट्रिब्यूटरी दिख रहा है आपको। उसके बाद एक जापुरा है, जापुरा, और एक अमेज़न की सबसे सर्वप्रमुख सहायक नदी है मदिरा। उसके बाद ये है टैपाजोस, TAPAJOS, टैपाजोस। अन्य भी सहायक नदियां हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन सी सहायक नदी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा वाटर कैचमेंट एरिया का निर्माण करती है, जल संग्रहण क्षेत्र। और ये नदी इक्वेटर रीजन में है, विषुवत रेखा पर है, तो यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। और वर्षा ज्यादा होने के अन्य कारण मैं अभी स्थानीय भवनों को बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों ज्यादा होता है, वो आप आगे से कोरिलेट करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण जैसा अभी बताया था कि यहाँ विषुवत रेखा है, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, अर्थात प्रेसिपिटेशन भी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्रोत है। विंड्स की फेवरेबल, यहाँ पर विंड्स की फेवरेबल डायरेक्शन पड़ती है, विंड्स में अलग से बनाऊंगा, अर्थात यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। यहाँ पर देखिएगा, वर्षा जब ज्यादा होती है तो वाटर वॉल्यूम अमेज़न का ज्यादा होगा, जल का आयतन, अर्थात दुनिया में सबसे ज्यादा जल का आयतन अमेज़न रिवर का पाया जाता है। और अमेज़न रिवर क्षेत्र में बहुत सारी वनस्पतियों का निर्माण होता है, जिन्हें शैलवास घास के मैदान यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर मैं वनस्पतियों पर अलग से बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूं। यहाँ पर अमेज़न रिवर क्षेत्र में रबर के वन पाए जाते हैं। रबर का कहा जाता है मूल स्थान ही यही है, तो रबर के पौधे पाए जाते हैं। अन्य भी चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पर महोगनी है, बालसा है। कौन कौन सी लकड़ियां प्रमुख हैं? रबर का पौधा है, महोगनी है, बालसा है। ये अमेज़न रिवर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो बालसा है ये एक बड़ा अपवाद है स्टूडेंट्स। इक्वेटर पर जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पर अधिकांशतः लकड़ी भारी पाई जाती है, ठोस पाई जाती है। लेकिन ये अपवाद है कि इक्वेटर के बावजूद भी बालसा यहां मिलती है अमेज़न क्षेत्र में। ये दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है, ये एक अपवाद है। जहां पर सबसे भारी लकड़ियां होती हैं वहीं पर सबसे हल्की लकड़ी है, बालसा अमेज़न क्षेत्र में मिलती है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे हम लोग, ये चिली है और ये क्या है, अर्जेंटीना है। चिली नीचे तक चला गया है। यहाँ का जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो पार्ट है ये टेरा डेल फिगो है। ये पार्ट क्या कहलाता है? टेरा डेल फिगो इसे कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं टेरा डेल फिगो। ये इस टेरा डेल फिगो और मुख्य दक्षिण की भूमि के बीच में एक मैगलन स्टेट है। स्टूडेंट्स क्या है? मैगलन स्टेट है। इसके बीच में इसे बोलते हैं मैगलन जलसंधि। मैगलन स्टेट है, इसको मैगलन जलसंधि कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और टेरा डेल फिगो के बीच में पाई जाती है। स्टूडेंट्स यहां ये जोड़ती है मैगलन स्टेट अटलांटिक ओशियन को प्रशांत सागर से। टेरा डेल फिगो पर अर्जेंटीना और चिली दोनों का हिस्सा पड़ता है। जब आप अपने मैप में देखेंगे तो यहाँ पर दो कलर होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे तो जो सबसे दक्षिण में जो कलर होगा वो इस तरह से मैं बना देता हूं, चिली के कलर से मिला देता हूं। इसमें सबसे दक्षिण में जो है वो चिली पाया जाता है साउथ में, अर्थात विश्व का सबसे दक्षिणी देश, विश्व का सबसे साउथ
मतलब इस अक्षांश के बाद कोई भी देश नहीं है। विश्व का सबसे दक्षिणी देश है वो है चिली। और लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में अगर हम विश्व के मैप में देखें, चिली की जो राजधानी है वो ऊपर है, अर्जेंटीना की राजधानी भी ऊपर है। ध्यान दीजिए, सबसे दक्षिणी देश चिली, लेकिन सबसे दक्षिणी जो राजधानी है, साउथवर्ड जो कैपिटल है, वो है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सबसे दक्षिणी देश चिली, लेकिन सबसे दक्षिणी कैपिटल न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। आप विश्व का मैप उठाकर अपने घर में देखिएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड छोटा देश है, वहीं पर उसका फिजिकल लोकेशन है और वहीं पर उसकी कैपिटल है। बट चिली क्या है, बहुत लंबा है, चिली बहुत लंबा देश है और चिली की कैपिटल ऊपर है, बट चिली का फिजिकली जो पॉइंट है वो नीचे है। चिली का सबसे दक्षिणी भाग, स्टूडेंट सबसे दक्षिणी भाग देखिएगा, इस टेरा डेल फिगो पर है और ये है हॉर्न केप। ये क्या है, हॉर्न केप। अगर दिख जाए, सबसे दक्षिणी भाग चिली का हॉर्न केप है। और इस हॉर्न केप के नीचे यहां पर देखें तो एक होता है डार्क पैसेज। ये क्या है, ध्यान दीजिए, डार्क पैसेज। डार्क पैसेज नीचे पड़ेगा जाकर आपका साउथ में अंटार्कटिका। डार्क पैसेज अलग करता है साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका वैसे बहुत दूर है, लेकिन इस बड़े भाग को इसीलिए क्या कहते हैं, पासेज कहते हैं, और डार्क पासेज है। ये अलग करता है साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से। बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है, पास में अंटार्कटिका नहीं है, बट हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, इस साउथ वाली चीज को आप समझ गए होंगे, वरना मैं एक बार और बता देता हूं, मिटाकर बता देता हूं। यहां पर देखिएगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कहीं से भी। अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल साउथ का हिस्सा है। यहां पर मैगलन स्टेट है और मैगलन स्टेट के बाद यहां पर टेरा डेल फिगो है। टेरा डेल फिगो के जो लास्ट पॉइंट है, इसे हॉर्न केप कहते हैं, और हॉर्न केप के पास में ये क्या है, डार्क पैसेज है। स्टूडेंट, ये डार्क पैसेज है, ये मैगलन स्टेट है और ये टेरा डेल फिगो है। ये टेरा डेल फिगो है, ठीक है। और टेरा डेल फिगो पर दोनों का अधिकार है, चिली का अधिकार है, अर्जेंटीना का अधिकार है, लेकिन इसके साउथवर्ड सबसे ज्यादा साउथ में अधिकार किसका है, चिली का। इसलिए चिली, एक बार मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, सबसे दक्षिणी देश है स्टूडेंट्स। इस क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिटिकल कंडीशन है, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशन में मैं दो तीन चीजें और आपको दिखाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल। तो यहां पर एक सेंटोस बंदरगाह है जो कि ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, जो कि अंदर पड़ती है यहां पर ब्राजीलिया। और ये सेंटोस है। सेंटोस कॉफी निर्यात के लिए जाना जाता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कॉफी निर्यात होती है। और सेंटोस के अंदर, जरा सा अंदर एक शहर है साओ पाउलो, SAOPAULO, साओ पाउलो। साओ पाउलो कॉफी सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आए कि कॉफी निर्यात बंदरगाह कौन सा है, तो आप सेंटोस पर टिक करिए, साओ पाउलो पर मत कीजिए। पहले ये क्वेश्चन आता था तो अक्सर सेंटोस लिखते ही नहीं थे, लेकिन अब आप सेंटोस को टिक करिएगा। इस ब्राजीलियन हाईलैंड्स पर एक नदी है, इसका ध्यान दीजिएगा, इस रिवर को, और इसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। यहां पर कौन सी नदी है, साओ फ्रांसिस्को। इस साओ फ्रांसिस्को रीजन में, वैली रीजन में सबसे ज्यादा कहवा होता है, कॉफी होती है, इसीलिए ब्राजील का कॉफी में बड़ा नाम है और यहीं से कॉफी निर्यात की जाती है। स्टूडेंट, यहां पर कॉफी क्यों होती है, कॉफी के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, इन पर भी हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें और देख लीजिए, जो कि आपको बार बार ये मैं बाहर लिखा हुआ छोड़ दूंगा जिससे आइडिया लगे। यहाँ पर देखिएगा, ये इक्वाडोर है, ध्यान दीजिए, इसका कई बार क्वेश्चन आएगा। इक्वाडोर है और इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। क्विटो, QUITO, क्विटो राजधानी है और ये देश है
पेरू है, पेरू की राजधानी लीमा है, और ये चिली है। चिली का यहां पर एक स्थान है और जिसे हम लोग कहते हैं अरीका, इसे बोलते हैं अरीका। अरीका विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, और यहीं पर मैं मिटाकर एक बार फिर से करूंगा, यहां पर एक डिजर्ट मिलता है। ये सब ड्राइएस्ट प्लेस है और यहां पर ड्राई है, और इसका नाम है अटाकामा। यहां पर क्या है? अटाकामा है। ये चिली में मिलता है, और अटाकामा में नाइट्रेट बहुत मिलता है। यहाँ की सॉइल में नाइट्रेट बहुत है स्टूडेंट्स। तो यहीं पर अरीका मिलता है चिली में, जो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, सबसे शुष्क स्थान है, और यहीं पर आपको शुष्क मरुस्थल मिलता है चिली में, और उसका नाम है अटाकामा, और अटाकामा में मिलता है आपके लिए नाइट्रेट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों पर। देखिएगा, यहां हम लोग इसको बाउंड्रीज को मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन बाउंड्रीज को हम लोग मिटा देते हैं। यहां पर बस एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो पीछे था, यहां पर दो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। जैसे यहां पर दो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, एक है बोलीविया और दूसरा कौन सा है? पराग्वे। बोलीविया लैंडलॉक्ड कंट्री है, और उसके बाद पराग्वे है। स्टूडेंट्स, लैंडलॉक्ड वो कंट्री होता है जिसकी सीमा समुद्र से, उसका कोस्टल एरिया ना मिले, समुद्र से जो जुड़ा ना हो। हमेशा ध्यान रखिए, कोई बड़ी झील कभी भी ऐसा नहीं कि वो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग कैस्पियन सी से सटे हुए देशों को ये मान बैठते हैं वो लैंडलॉक्ड क्यों हैं। अरे नहीं, वो भी लैंडलॉक्ड है, क्योंकि कैस्पियन सी एक लेक है, ना कि वो समुद्री मुख्य किसी समुद्र का कोई टच में पार्ट है। ओके, तो यहां पर बोलीविया सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, और दूसरा कौन सा है? पराग्वे। तो ध्यान दीजिएगा, दो ही यहां लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, आगे आपको याद ही है। तो मैं यहां पर पॉलिटिकल ये सारी चीजों को समाप्त करता हूं यहां, और आगे जुड़े रहिए। देखिएगा, यहां जुड़े रहिएगा। हम लोग बात करते हैं यहां पर बनने वाले पर्वत की, उसके बाद नदियों की, उसके बाद पठार की, और कैसे कैसे यहाँ पर क्या होता है, और बाकी बेसिक इंफॉर्मेशंस करेंगे, घास के मैदान की करेंगे, यहाँ क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक पर्वत है, और पर्वत का नाम है एंडीज माउंटेन। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? एंडीज माउंटेन है, और एंडीज माउंटेन की यहाँ पर देखेंगे तो 3 ब्रांच निकली हुई है। यहाँ पर 3 ब्रांच निकली हुई हैं एंडीज माउंटेन की, और एंडीज माउंटेन कुछ इस तरह से नीचे तक गया है। इसको हम थोड़ा चौड़ा कर लें। एंडीज माउंटेन, स्टूडेंट्स, एंडीज माउंटेन यहां पर गया हुआ है, निकला हुआ, चौड़ा है, दिया गया है आपको, और इसकी ऊपर जाकर ध्यान दीजिएगा 3 ब्रांच होती हैं। 3 ब्रांचों को इस तरह से 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहली ब्रांच को कहा जाता है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। दूसरी ब्रांच को कहा जाता है, सेकंड ब्रांच को ध्यान दीजिएगा, कॉर्डिलेरा डी मेरिडा, कॉर्डिलेरा डी मेरिडा। और थर्ड ब्रांच को मैं ही लिख देता हूं, तीसरी ब्रांच को कहा जाता है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। इसे क्या कहा जाता है? कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। स्टूडेंट, अर्थात 3 ब्रांच हैं। पश्चिम से पूरब पूछ सकता है, या सबसे उत्तरी पूछ सकता है, सबसे ज्यादा आगे तक तो ये गई हुई है। तो कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा डी मेरिडा, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। स्टूडेंट्स, अगर सबसे ऊंचाई पर इसकी ब्रांच देखी जाए, सबसे नॉर्थवर्ड है, तो वो मिड वाली है, और इसका नाम है कॉर्डिलेरा डी मेरिडा। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको इक्वेटर के बारे में बात करी, इसका इक्वाडोर के बारे में बात की थी। इक्वाडोर पर
राजधानी मैंने आपको बताई थी क्वेटो। यहां ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक चीज और मैं यहां पर रुककर बताऊंगा कि बोर्ड को इस तरह से नहीं देखकर, आपको जो रियल विजुअलाइजेशन तब होगा जब बोर्ड को ऐसे नहीं, हम लोग को आपको क्लास में दिखाना, बल्कि बोर्ड को यूं करके देखिएगा। जब बोर्ड को आप यूं करके देखेंगे तो आपको रियल इमेज आएगी, और जो आपको खड़ी खड़ी ऊंची चोटियां, जैसे ये होता है, इस तरह से ऊंची चोटियां हैं, तो आपको ऐसे तो ऐसे लगेंगी, लेकिन फिर क्या होगा, यूं हो जाएंगे। तो सारी की सारी चीज को जैसे यूं करके पर्वत चोटियां हैं, ज्वालामुखी, यूं आप उसको पलट कर देखिए तो आपको एकदम खड़ी लगेगी, और जो इस तरह से है वो ऊंचा आपको कैसे लगेगा, फिर यूं। तो आप हमेशा इस बोर्ड को पहले इस तरह से देखिए, तब आपको रियल इमेज आएगी स्टूडेंट्स, वरना ऐसा लगेगा आपकी तरफ खड़ी हुई हैं चोटियां, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। एक्चुअली हम लोग को खड़ा करना पड़ता है क्योंकि आपको दिखाना है, और अगर हम गिरा देंगे तो आपको इधर आके थोड़ी नहीं देखेंगे, है ना, फिर हमको कैमरा तो ऊपर से लटकाना पड़ेगा, पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे देखना, पूरी ज्योग्राफी ऐसी देखना है। अगर आपको कुछ भी ऑल टाइप ऑफ ग्राफिक्स को आपको ऐसे ही देखना है, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाए, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई जाए, कोई भी पढ़ाई जाए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाए, यही नहीं हर जगह आपको ऐसे ही देखना है। तो हम लोग यहाँ पर लौटेंगे इन सारी चीजों से। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था इक्वाडोर की राजधानी, ये कौन सा माउंटेन है, एंडीज माउंटेन। ये कौन सा माउंटेन है, एंडीज पर्वत है, और ये एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी, पूरा का पूरा कॉमन नेम इसका क्या कहलाता है, एंडीज। एंडीज पर्वत एक बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। और इस माउंटेन का जो निर्माण हुआ था, मैं यहां ज्यादा नहीं जाऊंगा प्लेट टेक्टोनिक में, पैसिफिक ओशियन से प्लेट आई थी, अभिसरण हुआ था, कन्वर्जन हुआ था पैसिफिक प्लेट का साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। पैसिफिक प्लेट का साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे अभिसरण हुआ था। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, मेरे पास इतना हिस्सा, आप लंबा मान के चलिए पूरे हिस्से को, कुछ इस तरह से कैसे थी, कुछ इस तरह से ये प्लेट क्या थी, आपकी तरफ देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, और यहां से कौन सी थी, पैसिफिक प्लेट। स्टूडेंट्स, इस प्लेट के, पैसिफिक प्लेट क्या है, ओसेनिक है, ये बेसाल्टिक होती है, और साउथ अमेरिकन प्लेट कौन सी थी, लिग्नाइटिक। लिग्नाइटिक प्लेट का घनत्व डेंसिटी कम होता है, और बेसाल्टिक प्लेट का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है। तो प्रशांत प्लेट हमेशा कहां चली गई, सबमर्ज हुई, सबडक्ट हुई, किसके नीचे, बिलो साउथ अमेरिकन प्लेट, और नीचे जाकर अब जब ये गई तो ऊपर क्या हुआ, जो सेडिमेंट्स थे उनमें कॉम्प्रेशन फोर्स लगा, और सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए और फोल्ड होकर ऊपर उठने लगे, और इससे निर्माण हुआ। आप ध्यान दीजिए, तो प्लेट अंदर है, 40-50 किलोमीटर नीचे हैं, और इसके ऊपर निर्माण किसका हुआ, एंडीज माउंटेन का निर्माण हुआ, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, और इसमें फोल्ड पड़े, लेकिन उतने नहीं पड़े जितने हिमालय में पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, वहां पर दोनों महाद्वीप की प्लेटें थी, वहां पर जो क्रस्ट है वो ज्यादा थी, वहां पर सेडिमेंट्स ज्यादा थे, इसलिए वहां 3 फोल्ड पड़ गए, यहां इतने फोल्ड नहीं पड़े। लेकिन ये भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, और ये प्लेटों के अभिसरण के कारण बना है। और यहां पर ध्यान दीजिए, जब नीचे प्लेट कौन सी गई, जब नीचे प्लेट गई पैसिफिक, और पैसिफिक प्लेट है बेसाल्टिक। जब आप प्लेट टेक्टोनिक कहीं पढ़े हो, या हमारे आगे क्लास में आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, तो बेसाल्टिक प्लेट में डेंसिटी ज्यादा होता है, और जब वो जाकर बेनियाफ जोन लगभग 200 किलोमीटर में नीचे जाकर गहराई में पहुंचता है, तो लगभग 200 किलोमीटर को बेनियाफ जोन कहते हैं, तब वो क्या करती है, मेल्ट करने लगती है, और मेल्ट करके क्या होता है, पिघलती है, और पिघलकर वॉल्यूम मींस आयतन बढ़ता है, और मैग्मा कहां भागता है, ऊपर। और ये आकर क्या करती है, नीचे से ऊपर क्या करती है, जगह जगह क्रैक करती है, जहां भी कमजोर क्रस्ट होती है। और इन्होंने साउथ टू नॉर्थ तमाम तरह के निर्माण किया है ज्वालामुखी पर्वत चोटियों का। और ये पीछे मोस्टली पर्वत चोटियां या तो पर्वत के पीछे बनी हैं, रॉकी माउंटेन के
पीछे बनी है। तो मैं ज्यादा इसमें ना जाऊं क्योंकि मैं मैपिंग कराने आया हूं, टेक्निकल ना बनाऊं। इसके लिए जो लोग प्लेट टेक्टोनिक को पढ़े होंगे डिटेल में वो इसको समझ गए होंगे, वरना मेरा आगे क्लास लीजिए प्लेट टेक्टोनिक का। यहाँ पर हम लोग फिजिकल की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं प्लेट टेक्टोनिक पर थोड़ा सा चित्र बाद को बना भी दूंगा, कहीं आप लोग कोशिश करें समझने की। खैर, यहाँ क्या है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है? क्वेटो है। क्वेटो इक्वाडोर की राजधानी है, जो कि एंडीज माउंटेन के ऊपर है और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर राजधानी है, सबसे ऊंचाई पर राजधानी है। और यहीं पर इक्वाडोर में एक माउंटेन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसे क्वेटो है। और यहीं पर एक वॉल्केनिक एक्टिविटी से, मैंने आपको बताया था कि नीचे से मैग्मा निकलता है और वो क्या करता है, ऊपर खड़ा हो जाता है और ठंडा होके कोनिकल शेप में काफी ऊंची चोटियां बनाता है। तो यहाँ पर ऊपर एक माउंटेन है और उसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, ये कोटोपैक्सी इक्वाडोर में एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है स्टूडेंट्स, और आज भी ये एक्टिव है, इसमें से मैग्मा निकलता है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, और जो कि इक्वाडोर में पाया जाता है, जो कि एंडीज पर्वत के ऊपर बना है। इसके नीचे ही जस्ट यहीं इक्वाडोर में, ज्यादा गैप नहीं बना सकते, इक्वाडोर छोटा सा देश है, यहीं पर एक और है ज्वालामुखी, वो है चिम्बाराजो। चिम्बाराजो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है। यानी कि कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर में, और उसके नीचे चिम्बाराजो है, ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके पास में जब हम लोग आएंगे तो यहां देखिएगा, हम लोगों ने एक यहां पर आप जाएंगे तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर, पेरू पॉलिटिकल में पेरू और बोलिविया की सीमा पर लेक टिटिकाका पड़ती है। टिटिकाका, लेक टिटिकाका ये पड़ती है पेरू और बोलिविया की सीमा पर। ये जो लेक है वो विश्व की सबसे ऊंची, ये ऐसे मत देखिए बल्कि यहां पहाड़ खड़ा कीजिए, उसके ऊपर देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य लेक है, सबसे ऊंची लेक टिटिकाका। ओके, कुछ चोटियां और देख लीजिएगा, बाई चांस जैसे क्रम पूछ बैठता है, कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, तो यहां पर एक और चोटी है, उसका नाम है कोरोपुना। कोरोपुना ज्वालामुखी पर्वत की कोरोपुना, कुछ मैं आपको क्रमबद्ध बता देता हूं। उसके बाद में एक नीचे है, लगभग चिली में आ जाएंगे, तो यहां पर है मैपो, MAIPO, और उसके नीचे आप आएंगे तो यहां पर सबसे ऊंची एंडीज की चोटी माउंट अकांकागुआ मिलेगी। अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी किसकी? एंडीज माउंटेन की, जिसकी ऊंचाई 6968 है, जिसकी ऊंचाई 6968 मीटर है स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण एंडीज पर्वतों पर और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें आपका हो जाएगा चोटियां ज्वालामुखी। तो सबसे ऊपर कोटोपैक्सी, उसके बाद चिम्बाराजो, उसके बाद कोरोपुना, उसके बाद मैपो, उसके बाद आपको अकांकागुआ। अकांकागुआ ये चिली में पड़ता है और ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? एंडीज पर्वत की स्टूडेंट्स। उसके बाद आप कुछ चीजें और ध्यान दीजिएगा
यहां पर आपको मैंने टिटिका का लेक, एंडीज माउंटेन ही हम लोग खत्म कर लिए। तो टिटिका का लेक बताया जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, जो कि नौगम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची, क्योंकि ये एंडीज पर्वत की चोटियों पर है झील। उसके बाद क्विटो राजधानी है इक्वाडोर की, जो कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर कैपिटल है। इसी क्रम में हम लोग चले गए थे, यहां पर मैंने आपको एक स्थान पॉलिटिकल में बताया था अरीका, यहां पर क्या बताया था अरीका स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर देखिए अरीका मैंने आपको बताया था ड्राइएस्ट प्लेस है। अरीका कैसा है? अरीका ड्राइएस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, जो कि किसमें मिलता है? चिली में। यहां पर आपको मैंने बताया था कि यहां एक डिजर्ट है और उसका नाम क्या है? अटाकामा। क्या है डिजर्ट? अटाकामा। और इसमें अभी बताया था मैंने, दोबारा फिर से बता रहा हूं कि यहां पर नाइट्रेट बहुत मिलता है, पूरा चिली में फैला हुआ है अटाकामा डिजर्ट। और उसके बाद यहां नीचे आप चले जाएंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टेरा डेल फिगो तक की नीचे पूरी हिस्ट्री आपको पॉलिटिकल में बता चुका हूं। स्टूडेंट्स अगर यहां पर देखें तो ये सारा का सारा आप चाहें तो एक बार और सुन सकते हैं। सबसे ऊपर 3 चोटियां जल्दी से रिवाइज कीजिए। कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा डीमरीडा, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे ऊपर इस एंडीज पर्वत दुनिया में सबसे लंबा, और ऊंचाई के क्रम में एवरेज ऊंचाई अगर देखा जाए तो हिमालय के बाद द्वितीय स्थान पर आता है। हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई एंडीज से कम है हिमालय की, बट ऊंचाई ज्यादा है। तो ऊंचाई में, औसत ऊंचाई में भी एंडीज जो है सेकंड नंबर आता है, बट लंबाई में ध्यान दीजिएगा पहले स्थान पर। एंडीज पर मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक, प्लेटों के कारण प्रशांत प्लेट किसके नीचे गई? दक्षिणी प्लेट के नीचे, दक्षिणी महाद्वीप की प्लेट के नीचे गई थी, और नीचे जाकर उसमें क्या हुआ? वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। और जगह जगह पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे कहते हैं ना कि एंडीज पर एक, मैं सीधे ऐसे ही बोल देता हूं, प्लेट टेक्टोनिक में आप डिटेल में समझिए। कहा जाता है कि जब प्रशांत प्लेट, हिंदी में सीधे बोल देता हूं, इंग्लिश में पहले बोल चुका हूं, जब बेसाल्टिक प्रशांत प्लेट का क्षेपण दक्षिणी अमेरिकन लिग्नाइटिक प्लेट के नीचे होता है तो क्रस्ट के अवसादों में बलन पड़ता है, और इन बलन के कारण एंडीज पर्वत का उत्तर से दक्षिण निर्माण हुआ है। और बेसाल्टिक प्लेट जो कि लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर जाकर बेनी ऑफ जोन में पिघल जाती है, तो पिघलकर मैग्मा का आयतन वृद्धि होता है और मैग्मा ऊपर की ओर आता है और कमजोर पृष्ठ को तोड़कर जगह जगह बाहर निकलता है, जिससे कि एंडीज पर्वत के ऊपर ज्वालामुखियों की चोटियों का निर्माण, एक सीरीज का निर्माण होता है उत्तर से दक्षिण। स्टूडेंट्स यहां पर मैं टेक्टोनिक पर बस इतनी बात करूंगा, निर्माण होता है और ये स्थिति है। तो आप इसका क्रम देख सकते हैं, सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि मैं इधर से इसको समाप्त करूं, क्योंकि मुझे घास के मरुस्थल भी करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैंने आपको 2 बार बता दिया है। एंडीज माउंटेन की कहानी हम लोग अब क्या करते हैं, अभी शांत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करते हैं नदियों और घास के मैदान पर। स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा, एक वेनेजुएला है। वेनेजुएला आप जानते हैं कि ये विश्व में तेल उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। विश्व में हमेशा ये रिकॉर्ड नंबर 1, नंबर 2 में ये रहता है। मैं यहाँ पर नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये डाटा मिनरल रिसोर्स के चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर वेनेजुएला में नदियाँ मिलती हैं, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नदी है और वो है, यहां एक नदी फ्लो करती है और यहां पर
नदी है ओरिनिको। कौन सी नदी है वेनेजुएला में? ओरिनिको। ओरिनिको वेनेजुएला में एक नदी है और इसकी सहायक नदी है कैरो। आपको मैपिंग में नहीं दिखेगी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? कैरो है वेनेजुएला में। और इस पर एक सबसे ऊंचा विश्व में जो फॉल पड़ता है वो है एंजिल फॉल। एंजिल फॉल दुनिया में सबसे ऊंचा। बात आती है वेनेजुएला में ओरेनिको की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी पर सबसे ऊंचा फॉल है, वो है एंजिल फॉल। ध्यान दीजिए इन चीजों पर। ओके, यहां पर एंजिल फॉल हमने वेनेजुएला पर खत्म कर दिया। यहां पर एक छोटी सी सहायक नदी वेनेजुएला में एक साथ में छोटी सी अलग नदी है और उसका नाम है मैरोकैबो। यहां पर नदी कौन सी है? मैरोकैबो। कहां? वेनेजुएला में। और ये नदी जानी जाती है तेल उत्पादन के लिए। यहां पर जितना भी गैसेस ऑयल्स का डिपोजिशन है वेनेजुएला में, वेनेजुएला एक रिकॉर्ड है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैरोकैबो किस रिवर बेसन में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो तेल उत्पादन होता है वो किसमें? मैरोकैबो में। मैं यहाँ ओरेनिको आपको बता ही चुका था, ओरेनिको की सहायक नदी बता चुका था, कैरो, कैरो पर एंजिल फॉल बता चुका था। ये मैं बता चुका हूं कि अमेजॉन रिवर है, अमेजॉन की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है? मदिरा है। बाकी सारी नदी है नेग्रो, जापुरा, मदिरा, तमाम नदियां हैं। उसके बाद ये नदी कौन सी है? ब्राजील में साओ फ्रांसिस्को। और साओ फ्रांसिस्को नदी बेसन में होता है कहवा। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक नदी है पराग्वे, पराना, इरुग्वे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां नदियां और पड़ती हैं, पराना, पराग्वे, इरुग्वे नदियां। और ध्यान दीजिए ये नदी गिरती हैं, यहां जाकर ये देखिएगा, यहां से एक नदी कौन सी है? पराग्वे, पराना, यूरुग्वे। यहां पर क्या है? पराग्वे, पराना, यूरुग्वे। पराग्वे, पराना, यूरुग्वे। पराग्वे, पराना, यूरुग्वे ये नदियां मिलती हैं। इस पूरे नदी तंत्र को ला प्लाटा कहते हैं। यानी कि पराना, पराग्वे और यूरुग्वे, इन तीनों को मिलाकर कॉमन नेम बोला जाता है ला प्लाटा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो पराना, पराग्वे, यूरुग्वे को क्या बोलते हैं? ला प्लाटा। ध्यान दीजिएगा ये ला प्लाटा है। उसके बाद भी कुछ एक दो नदी हैं जिनका नाम है नेग्रो। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि साउथ अमेरिका में उत्तर से। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि नदियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्थ टू साउथ। तो जैसे मैंने आपको एक नदी बताई थी वेनेजुएला में, अभी ओरेनिको नदी। कौन सी है? ओरेनिको रिवर है। इसकी सहायक नदी कैरो बताई थी, कैरो पर एंजिल फॉल बताया था। उसके बाद अमेजॉन रिवर है। अमेजॉन रिवर का जो माउथ है वो इक्वेटर पे है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत होता है क्योंकि यहाँ पर जो विंड्स में ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ज़्यादा होता है, कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर काफ़ी पानी पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए इसीलिए वाटर कैचमेंट एरिया बड़ा बनता है। यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जापुरा है, जापुरा। उसके बाद यहाँ पर पौरुस नदी है, पौरुस। यहाँ पर मदिरा है, मदिरा। यहाँ पर टैपाजोस है, टैपा जोस रिवर है। यहाँ पर पराना, पराग्वे, यूरुग्वे है। इन सब को मिलाकर प्लाटा कहा जाता है, ला प्लाटा। इन्हें ला प्लाटा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक नदी है और जिसका नाम है नेग्रो। इसका नाम क्या है? नेग्रो है।
स्टूडेंट ऐसे क्रम पूछा गया है। नंबर 1 ओरेनिको, जापोरा, उसके बाद ये मूल नदी कौन सी है, ये तो मूल नदी है ही कौन सी, अमेजॉन 3 नंबर पर। 4 पर मदिरा पूछ लिया गया, 5 पे इनमें से कोई पूछ लिया, मतलब 4-5 नदियां नॉर्थ टू साउथ पूछ ली गई, तो आप इनको ध्यान रखिए। या ऐसे भी रिवर पूछ लेता है, पौरुस, मदिरा, टापाजोस, तो ऐसे नदियों का क्रम भी आप याद रखिएगा। एक एक साइड में पूछ लेता, कह देता है कि राइट से कौन सी नदी गिरती है, ऐसे क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं कि राइट से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी गिरती हैं, या यहाँ वेस्ट टू ईस्ट क्रम बताइए, नॉर्थ टू साउथ क्रम बताइए, या ऐसा पूछ सकता है कि साउथ से कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, नॉर्थ से कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। ये अब ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। इसमें जो बहुत बड़ी नदी है अमेजॉन, अमेजॉन में बहुत बड़े जो वन पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है एक तरह से प्रकृति का या पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाते हैं यहाँ के वन। माना जाता है कि यहाँ के जो वन है वो प्रकृति को मतलब जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इन सबको संतुलित करने में इनका पृथ्वी पर बड़ा योगदान है स्टूडेंट्स। तो इनको भी ध्यान रखिए। इसमें एनाकोंडा मिलता है इस सारे क्षेत्र में। अब हम लोग बात करते हैं अन्य चीज़ों पर। यहाँ देखिएगा, ये रिवर को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ देखिएगा एक बोलिविया में बोलिवियन प्लेट्यू है। बोलिविया में क्या है, बोलिवियन पठार है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कई सारी चीज़ों को, यहाँ पर एक नदी और मैंने आपको बताया था साओ फ्रांसिस्को है। इस साओ फ्रांसिस्को रिवर बेसिन में कहवा बहुत होता है, और ये ब्राज़ील है, ये तो आप जान ही रहे हैं ब्राज़ील है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, उच्च भूमि, हाईलैंड को कहते हैं ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। स्टूडेंट्स इस उच्च भूमि के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे घास के मैदान। स्टूडेंट्स यहाँ पर घास के मैदान में अमेजन रिवर क्षेत्र में सेल्वास घास का मैदान है, सेल्वास, जो कि पेरू और ब्राज़ील में फैला हुआ है। सेल्वास घास का मैदान पेरू और ब्राज़ील में, ज़्यादातर ये किसमें है, ब्राज़ील में फैला हुआ है। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पर ऊंची ऊंची घास पाई जाती हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर ये वर्षा वन है। यहाँ रबर, महोगनी और बालसा जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। रबर, महोगनी, बालसा। बालसा के बारे में ये है कि सबसे हल्की लकड़ी है, और वैसे इक्वेटर पर लकड़ियाँ भारी होती हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हैवी होती हैं, ठोस होती हैं। और यहाँ पर ये बालसा एक अपवाद है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें आगे, यहाँ देखिएगा तो यहाँ वेनेजुएला क्षेत्र में लानोस घास का मैदान है। कौन सा है, लानोस घास का मैदान है एक वेनेजुएला क्षेत्र में। लानोस घास के मैदान के बाद हम लोग बात करें अर्जेंटीना में, कुछ देखिएगा अर्जेंटीना में, यहाँ ये अर्जेंटीना है। यहाँ पर आपको दिखेगा पंपास घास का मैदान। कौन सा दिखेगा, पंपास, पंपास घास का मैदान है। ये पंपास घास का जो मैदान है वो मुलायम घास की मैदान है। यहाँ पर मुलायम घास का मैदान है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। पंपास घास का मैदान है जो कि फैला हुआ है अर्जेंटीना में। किस में फैला हुआ है, पंपास, अर्जेंटीना में। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक घास का मैदान है ग्रान चाको। यहाँ पर घास का मैदान है ग्रान चाको, जो कि फैला हुआ है बोलिविया, अर्जेंटीना, पराग्वे। सबसे ज्यादा ग्रान चाको जो फैला हुआ है, अगर आए नंबर 1 किस में फैला हुआ है तो स्टूडेंट्स बोलिविया में फैला हुआ है। ग्रान चाको सबसे ज्यादा किस में फैला है, एरिया वाइज, बोलिविया में, उसके बाद अर्जेंटीना में, और 3rd नंबर पर पराग्वे में फैला हुआ है। स्टूडेंट्स इस तरह ये हम लोग बात जब करेंगे घास के मैदानों की तो इस तरह से है। यहाँ पर एक ब्राजीलियन हाईलैंड्स पर साओ फ्रांसिस्को रिवर क्षेत्र में यहाँ पर कैंपोस या कैंपास कह सकते हैं घास का मैदान है ब्राजील में। और इस घास के मैदान में देखेंगे तो यहाँ एरवा घास पाई जाती है,
और एरवा घास होती है, इसका प्रयोग जैसे चाय की पत्ती की तरह किया जाता है, इसकी तरह एरवा होती है घास, इसका चाय की पत्ती की तरह प्रयोग किया जाता है। और जो पंपास घास क्षेत्र है, यहाँ पर अल्फा अल्फा घास मिलती है, ये अच्छा न्यूट्रेंट है पशुओं के लिए। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लानोस घास का मैदान, सैलवास उष्णकटिबंधीय, कैंपोस, ओके स्टूडेंट्स, कैंपास घास का मैदान, उसके बाद ग्रान चाको, उसके बाद पंपास, इनमें मैं वनस्पतियां भी बता चुका हूं कौन कौन सी हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ की किस प्रकार कुछ जैसे आपको मिलेंगे कुछ डिजर्ट मिलेंगे। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये मैं मिटा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग को ये दिख रहा हो, यहाँ पर इक्वाडोर का आइलैंड्स मिलते हैं और ये हैं गालपागोस आइलैंड। यहाँ पर क्या सा है, गालपागोस। यहाँ पर स्टूडेंट ओलिव रेडले कछुए मिलते हैं। किसका पार्ट है ये, किसके अंदर आता है, इक्वाडोर के। और यहाँ पर गालपागोस आइलैंड्स पर ओलिव रेडले प्रजाति के कछुए मिलते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करते हैं कि जैसे आप देखेंगे तो यहाँ मैं बात करता हूं अब सॉइल पर। यहाँ देखिएगा ये इक्वेटर है स्टूडेंट्स, इक्वेटर आप सभी लोग जानते हैं इक्वेटर है। और जो लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़े हों, आप देखेंगे कि लगभग लगभग ये जो हिस्सा है काफी नीचे तक गया है। यहाँ आप देखिएगा इक्वेटर है ये, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। और इक्वेटर से नीचे का हिस्सा साउथ अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर साउथ पैसिफिक। जलधाराएं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा लगभग यहाँ तक ये हिस्सा लगभग 35 डिग्री तक पड़ता है, नियर अबाउट 35 डिग्री। तो 35 डिग्री को अगर हम एवरेज अभी बात कर लें, नियर अबाउट, या थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं हम लोग, लगभग इतना, या थोड़ा सा और शिफ्ट कर जाए, लगभग इतना 35 डिग्री, क्योंकि पूरा लगभग 70 डिग्री है। तो 35 डिग्री है यहाँ पर। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 35 डिग्री से अंदर लगभग 30 डिग्री से यहां पर चलती हैं कौन सी, व्यापारिक पवनें, और यहां भी व्यापारिक चलेंगी। बट इन दोनों की नेचर में एक अंतर है। और इसके बाद यहां कौन सी चलेंगी, यहां चलती हैं कौन सी, यहां चलती हैं पछुआ। ये व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें। यहां भी ये व्यापारिक है, सेम है, बीच में मिटा देता हूं। और ये कौन सी हैं, सॉरी, ये है पछुआ, वेस्टर्ली पछुआ, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्ली। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये आपको एंडीज माउंटेन भी है। यहां पर ध्यान दीजिए, जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो अपने साथ में, ट्रेड विंड्स ये एक ट्रॉपिकल रीजन में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। तो यहां पर इन विंड्स में क्या होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है और इसमें समुद्र के ऊपर से निकलती हैं, तो इसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी भी हाई होता है। और जैसे ही ये यहां पर किनारों पर क्या करती हैं, यहां पर इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर ये वर्षा कराती हैं। अंदर जाते जाते इनका जो दर है वो कम होता चला जाता है। जब जब आगे बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाएगी। स्टूडेंट्स इस साइड में इसीलिए वर्षा में कमी आती जाती। सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा होती है, ब्राजीलियन हाईलैंड है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसीलिए बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी किसकी बनती है, ये बनती है आपको, किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, ये अमेज़न की बनती है, साओ फ्रांसिस्को की यहाँ पर रिवर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वर्षा को मैं कोरिलेट करता हूँ सॉइल से, कि कहवा की सॉइल की फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्षा ज्यादा होने से क्या होता है, यहाँ पर पठारी, ज्वालामुखी पठारी भूमि है, और पठारी भूमि से
अपक्षय अपर्दन के साथ में मृदा का निर्माण होता है, और मृदा में अगर वर्षा की दर ज्यादा हो, रेनफॉल ज्यादा हो, तो वहां पर लेटराइट टाइप ऑफ सॉइल बनती है। इस प्रकार की, जैसे लेटराइट एक एग्जांपल दिया है, यहां पर इस प्रकार की लेटराइट सॉइल बनती है, और लेटराइट सॉइल जो फेवरेबल कंडीशन देती है कहवा के उत्पादन के लिए स्टूडेंट्स। तो यहां ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहां पर क्या है कि इस तरह से आप वर्षा के क्षेत्रों को ध्यान रखेंगे। यहां एक तो कारण ये हो गया, यहां पर वर्षा नहीं होती है। देखिए यहां वर्षा होती है क्योंकि ये डायरेक्शन में, और धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। यहां पर क्या होता है, अब यहां तो वर्षा नहीं होगी क्योंकि अंदर से आ रही है, बिल्कुल वर्षा कम होगी, नहीं होगी। और ये बहुत ऊंचे क्षेत्र है, वैसे भी नहीं होती है क्योंकि यहां तो इन्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये क्षेत्र वर्षा रहित होते हैं, यहां वर्षा नहीं होती और यहां पर वर्षा होती है स्टूडेंट। उसके बाद हम अगर बात करें यहां की, तो पछुआ पवनें यहां जाती हैं। रियल में यहां पर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन यहां नहीं वर्षा होती है। इसके प्रमुख कारण हैं कि एक तो यहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, वृष्टि छाया होता है। दूसरी बात स्टूडेंट, यहां पर हम लोग इतने नीचे पहुंच जाते हैं 35-40 से नीचे कि यहां पर टेम्परेचर कम होता है, यहां पर ताप कम होने लगता है, और ताप कम होने पर पवनों की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो यहां वर्षा ना होने के कारण में समझिए, मैं इसे मिटाकर फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस जगह को यहां पर वेस्टर्ली तो है, लेकिन यहां पर एक साउथ से, अभी मैं आपको जलधारा बताऊंगा, यहां पर एक जलधारा टकराती है आगे। देखिए यहां एक तो पर्वत, दूसरा यहां पर क्या है, जलधारा आगे टकराती है, और जलधारा का नाम है यहां पर हम्बोल्ट की धारा। कौन सी धारा है इसके, हम्बोल्ट की धारा है, और यहां पर टेम्परेचर कम होता है और वर्षा नहीं होती है। एक तो वृष्टि छाया प्रदेश, ताप कम, आर्द्रता कम, वर्षा कम, और ताप कम करने में एक तो उच्च अक्षांश रोल प्ले करते हैं, बहुत ऊपर तक आ गए उच्च अक्षांश, प्लस हम्बोल्ट की जलधारा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम लोग यहां की बात। यहां पर देखिएगा, मैं ये सारा मिटा देता हूं, हम लोग जलधारा से अब कोरिलेट भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जलधारा से कोरिलेट करते हैं। देखिएगा, स्टूडेंट्स इस जगह पर देखिए, यहां से साउथ अटलांटिक करंट आती है, जो कि कैसी होती है, गर्म। उसके बाद ब्राजील के किनारे पर आती है, इसे ब्राजीलियन करंट कहते हैं। और उसके बाद लगभग 30 तक जाकर, किनारे से मैं एक लाइन बना देता हूं, ये करंट लगभग 35-40 पर पड़ती हैं। तो पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण, वेस्टर्ली के प्रभाव के कारण, इनकी डायरेक्शन है वो यहीं से बदल जाती है। और जब दिशा परिवर्तन होता है तो जो करंट में आप पढ़ते होंगे, और नीचे जो है साउथ आर्कटिक पूरा ड्रिफ्ट चलता है, वैसे यहां पर पानी अपेक्षाकृत ठंडा होता है। दूसरी बात, जैसे ही इनकी दिशा परिवर्तित होती है, आप किसी पानी को डायरेक्शन हटाएंगे तो नीचे का पानी ऊपर आता है, और यहां भी पानी नीचे से ऊपर आता है, और इन जगह पर कुछ पानी यहां से मैगलन स्टेट से जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपवाद है ये साउथ का बहुत बड़ा। यहां पर एक जलधारा का नाम ले दें हम लोग, ये चलती है यहां, और इसका नाम इधर देखिए हम्बोल्ट, और इधर धारा है, इसका नाम है फॉकलैंड, HF, हाई फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा इधर। और दोनों की दोनों जलधाराएं, ये अपवाद है यहां का इसका। अगर ये लंबाई कम होती तो ये गर्म ही होती, यहां तक ये गर्म है, लेकिन इस हिस्से में क्या है, ये ठंडी है। और ठंडी होने के कारण यहां पर स्टूडेंट अर्जेंटीना में पैटागोनिया,
डिजर्ट बनता है, जो कैसा है, मुलायम घास का मैदान है, यहाँ पर ताप निम्न रहता है। पैटागोनियन डिजर्ट का नाम जो निर्माण है वो फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के कारण होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये अटलांटिक का जलधारा से मैंने थोड़ा कोरिलेट किया है। दूसरी बात यहां से देखेंगे तो यहां पर ठंडी जलधारा कौन सी टकराती है, हम्बोल्ट। ओके, और जब धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ती है तो इसका ताप कम होने लगता है और यहाँ पेरू के तट तक आते आते इनका तापमान काफी कम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए शुष्क इसलिए है कि आपको बताया था, एक तो तापमान इस जलधारा का देखिए यहाँ पर टेम्परेचर लो था और धीरे धीरे यहाँ टेम्परेचर हाई, लेकिन यहाँ पर जो पछुआ पवने हैं वो विपरीत आ रही हैं। अगर बाई चांस पवने ऐसी होती तो यहां पर भयंकर बारिश होती, बट ये जो प्रभाव है ये किसके प्रभाव के कारण है, व्यापारिक। और व्यापारिक पवने इधर से आ रही हैं और यहां से कैसी हो जाती हैं, मैंने आपको बताया था यहां तक तो वर्षा कराती हैं, उसके बाद धीरे धीरे ड्राई, तो ड्राई पवनों के क्षेत्र में पड़ जाता है और ये पूरा का पूरा ड्राई रीजन होता है। और ड्राई रीजन में यहां पर देखिए ताप उच्च है बट पवनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और यहां पर इस ड्राई रीजन में निर्माण होता है स्टूडेंट्स चिली में अटाकामा, और जिसको मैं बहुत पहले से बता चुका हूं। और यहीं पर एक क्षेत्र कौन सा बनता है, अरीका, सबसे शुष्क अटामा मरुस्थल। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपको वेजिटेशन से भी आपको कोरिलेट करना है, सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। इस आप क्या करते हैं, या मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आजकल क्वेश्चन लोकेशन की डायरेक्शन, आप जैसे मैंने आपको सॉइल तक कोरिलेट किया है, विंड्स, ट्रेड, वेस्टर्ली डायरेक्शन, अभी भी कई क्वेश्चन आए हैं कि हमेशा ध्यान रखिए जब पवन अंदर से बाहर की ओर जाएगी किनारे पर तो वर्षा नहीं होगी, और अगर समुद्र से अंदर आएगी और ट्रॉपिकल रीजन है तो वर्षा होगी। ठीक है, पछुआ पवनों से वर्षा कम होती है क्योंकि पछुआ पवन चाहे साउथ हेमिस्फीयर में हो, दक्षिणी गोलार्ध में हो या उत्तरी गोलार्ध में हो, यहाँ पर ये ठंडे प्रदेशों में जाने लगती है, तो यहाँ पर अपेक्षाकृत वर्षा नहीं होती है। और एक बड़ी विडंबना है कि ज्यादातर महाद्वीपों पर पर्वतों की चोटियों, पर्वतों की श्रृंखलाएं पश्चिमी क्षेत्रों पर ही हैं, तो पछुआ पवन अगर घुसती भी है तो वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है, वैसे बारिश नहीं होती है। तो इस प्रकार डायरेक्शन को ध्यान रखना है। ठीक है, इधर बारिश होगी और इधर नहीं होगी, यहां पर वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाएगा, बारिश नहीं होती है, हो सकती थी, बहुत कम हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर पर्वत क्षेत्र पड़ गया इंडी, बाहर निकलेंगे तो वैसे बारिश नहीं होगी, और यहाँ पर ठंडा मरुस्थल का निर्माण। तो ये वर्षा, वनस्पति और वर्षा का प्रभाव उस वनस्पति पर कितना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने ये कोशिश करी है, कुछ चीजों को हमने प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ने की कोशिश की है, कुछ क्लाइमेटोलॉजी से, लेकिन स्टूडेंट ज्योग्राफी का नियम होता है आपको सिस्टमेटिक पढ़ने का। ठीक है, तो बाकी हम लोग जो आगे मैपिंग करते रहेंगे, प्लेट टेक्टोनिक के स्पेशल क्लास होंगे, क्लाइमेटोलॉजी के अलग क्लासेस होंगे, जितनी भी बिल्ड्स हैं उनके अलग क्लासेस होंगे, लेकिन इतना यहाँ कोरिलेट करके आप पढ़िएगा। धन्यवाद, मुलाकात होती है हमारी अपनी अगले वीडियो में। इतनी देर आपके जुड़े रहने के लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।